हेलो ऑल ऑफ यू। सो दिस इज decoding बीपीएससी प्रीलिम सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि वो कौन से सेक्शंस हैं जहां पर जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं बीपीएससी के अंदर, पर्टिकुलरली हिस्ट्री के अंदर वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जहां से कमीशन जो है वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा वो कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं और जिनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस सीरीज के अंदर एक एक करके हम 70th बीपीएससी से जो अपनी जर्नी है उसको शुरू करेंगे और पीछे 65th और 63rd बीपीएससी तक हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि कैसे कमीशन जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है हर साल, कितने क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं, कौन से सेक्शन से हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से कितने आते हैं, एंशियंट हिस्ट्री से कितने आते हैं। इसके अलावा बिहार वाला जो सेक्शन है उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे कि जिस तरह से हमारी जो तैयारी है वो थोड़ा साइंटिफिक हो पाए, बाकी लोगों से हमें एज मिल पाए। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग इस सीरीज के अंदर एक एक करके वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो अभी तक कमीशन ने अलग अलग प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर पूछे हैं। 70th बीपीएससी से अपनी जर्नी हम लोग शुरू करेंगे और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को हम लोग यहाँ सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को यहाँ सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि अगर फिर दोबारा से उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के अंदर तो वो क्वेश्चन जो है वो हमारा छूटे नहीं और हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर एड्रेस कर पाए। तो चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं और 70th बीपीएससी के अंदर ये जो लेटेस्ट बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री सेक्शन से, उनको एनालिसिस करते हैं, डिकोड करते हैं, देखते हैं कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो 70th बीपीएससी से शुरुआत करते हैं जो कि लेटेस्ट बीपीएससी है और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा डिस्कशन के अंदर वो है हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड आसाम इन द टाइम ऑफ हर्ष। तो हर्षवर्धन की अगर बात करेंगे तो हर्षवर्धन का रूल हमें पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है, 606 से लेके 647 एडी तक। हर्षवर्धन ने कन्नौज से रूल किया था। उससे पहले जो लोग हमारे क्लासरूम स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा होगा कि कैसे पोस्ट गुप्ता पीरियड में गुप्ता किंगडम जो है वो छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स हमें गुप्ता किंगडम के बाद देखने को मिलते हैं। जैसे थानेश्वर के अंदर हमें पुष्यभूति डायनेस्टी का रूल देखने को मिलता है, हर्षवर्धन उसी डायनेस्टी से आते थे। उसी तरह कन्नौज के अंदर हमें मौखरी डायनेस्टी का रूल देखने को मिलता है। वल्लभी गुजरात के अंदर मैत्रक डायनेस्टी का हमें रूल देखने को मिलता है। बंगाल के अंदर गौड़ डायनेस्टी का या गौड़ का हमें रूल देखने को मिलता है। वहीं आसाम की बात करेंगे जिसको कामरूप भी कहा जाता था, वहां पर वर्धन डायनेस्टी का रूल हमें वर्मन डायनेस्टी का रूल हमें देखने को मिलता है। और हर्षवर्धन के जो कंटेम्प्रेरी रूलर हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था भास्कर वर्मन। तो भास्कर वर्मन वॉज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ हर्षवर्धन। और भास्कर वर्मन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन के साथ उनका एक अलायंस था, एक ट्रीटी साइन किया था दोनों ने। भास्कर वर्मन जो है सब्सिडरी हुआ करते थे हर्षवर्धन के। उन्होंने सुजनिटी एक्सेप्ट कर लिया था हर्षवर्धन का और इन दोनों ने मिलकर एक अलायंस बनाया था शशांक ऑफ गॉड के अगेंस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भास्कर वर्मन में अगर हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड लगा के भी इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो वहां पर भी ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो असद जहां की बात करेंगे तो असद जहां एक मुस्लिम नेम हो गया तो जिसका बहुत ज्यादा लेना देना रहेगा नहीं इंडिया के साथ। उसी तरह अगर किंग दाहिर की बात करेंगे तो अगर आपने पढ़ा होगा तो किंग दाहिर का जिक्र हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। किंग दाहिर जो है वो सिंध के रूलर हुआ करते थे और मोहम्मद बिन कासिम ने उनको हराया था 711 712 के अंदर। तो किंग दाहिर जो है उनको भी हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, असद जहां को भी कर सकते हैं और अगर डी बी और डी में से हमें चुनना हो तो भास्कर वर्मन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। तो भास्कर वर्मन वॉज द रूलर एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बी हो जाएगा। भास्कर वर्मन के बारे में अगर और फैक्ट्स की हम लोग बात करेंगे तो भास्कर वर्मन के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि भास्कर वर्मन वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन एंड रूलर ऑफ कामरूप और आसाम।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा भास्कर वर्मन से जुड़ा हुआ, दैट ही इज कंसीडर्ड टू बी द लास्ट रूलर ऑफ वर्मन डायनेस्टी। जो वर्मन डायनेस्टी है कामरूप की, उसका लास्ट रूलर इनको कहा जाता है। और उसके बाद कामरूप के अंदर हमें मलिच डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है, जिसके फाउंडर हुआ करते थे सल स्तंभ। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा भास्कर वर्मन के बारे में कहा जाता है कि हर्षवर्धन के साथ इन्होंने एक ट्रीटी साइन किया था, एक अलायंस फॉर्म किया था अगेंस्ट शशांक ऑफ गॉड। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि कामरूप की जो बाउंड्रीज हैं वो बंगाल और गौड़ के साथ मिला करती थी, जिसके कारण लगातार कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हमें ये दोनों रूलर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चाइनीज ट्रेवलर्स की बात करेंगे तो कुछ चाइनीज ट्रेवलर्स ने भी इनके कोर्ट को विजिट किया है। भास्कर वर्मन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जुआनजंग जिनका नाम है, जिनको हुआनसंग भी कहा जाता है, हर्षवर्धन के कोर्ट को जिन्होंने विजिट किया है, तो उन्होंने भास्कर वर्मन के कोर्ट को भी विजिट किया है। इसके अलावा एक और एम्बेसडर हुआ करते थे चाइनीज, जिनका नाम वैंग जुआंग था। इन्होंने भी भास्कर वर्मन के कोर्ट को विजिट किया है। तो ये फैक्ट और हमें भास्कर वर्मन की तरफ से देखने को मिलते हैं। भास्कर वर्मन को आखिरी रूलर माना जाता है वर्मन डायनेस्टी का, और उसके बाद मलिच डायनेस्टी जो है वो भास्कर वर्मन को सक्सीड करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको नहीं कहेंगे। अगर ज़रा सा भी आप लोगों ने ठीक से हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा शिवाजी का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। सो मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अष्ट प्रधान सिस्टम ऑफ मराठा रूलर्स। तो शिवाजी ने कैसे अष्ट प्रधान का जो सिस्टम है उसको स्टेब्लिश किया था। शिवाजी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके अंदर 8 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हमें देखने को मिलते हैं, 8 मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। इनका अलग अलग पोर्टफोलियो हुआ करता था। तो अगर मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले है हमारे पास सचिव। सचिव की बात करेंगे तो सचिव का काम जो है वो करस्पॉन्डेंस का हुआ करता था। ही वॉज इन चार्ज ऑफ करस्पॉन्डेंस। तो ए के साथ 2 को हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर उसको देखेंगे हम लोग तो ए जो है वही हमें अभी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर डी भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसको देखना पड़ेगा यहाँ। वैसे तो डी के अंदर लिखा हुआ है मोर देन वन ऑफ दी अबव, तो यहाँ पर हम यहीं से सीधा एलिमिनेशन मेथड लगा के ए को टिक कर सकते हैं, लेकिन और चेक कर लेते हैं इसको। पेशवा की बात करेंगे तो पेशवा का काम जो है प्राइम मिनिस्टर की तरह हुआ करता था। तो बी का 1 हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ए का 2, बी का 1। सी की बात करेंगे तो सुमंत। सुमंत वॉज काइंड ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, या दाबिर भी जिसको कहा जाता था। तो इसका काम फॉरेन लेटर्स को ड्राफ्ट करना, फॉरेन मिनिस्टर की तरह काम करना हुआ करता था। तो सी का 4 हो जाएगा। और उसी तरह आमात्य की बात करेंगे, जिसको मजूमदार भी कहा जाता था, मजूमदार। तो इसका काम फाइनेंशियल मैटर्स के साथ डील करना होता था। तो डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह ए जो है, ए विल बी दी राइट आंसर। ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अष्ट प्रधान की हम लोग बात करेंगे तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 8 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हमें सेंट्रल मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसमें पेशवा जो है ही वॉज अ काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की तरह वो काम किया करते थे। इसके अलावा आमात्य और मजूमदार की बात करेंगे तो उनका जो रूल है, उनका जो गवर्नरशिप है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ही वॉज द हेड ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट को वो ओवरसी किया करते थे। उसी तरह वाकिया नवीस की बात करेंगे तो ही वॉज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर। उसका काम होता था कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं एम्पायर के अंदर, किंगडम के अंदर, किंग को उनके बारे में बताना। सुमंत की और या दाबिर की बात करेंगे तो ही वॉज अ काइंड ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर काइंड ऑफ पोस्ट, जिसका काम होता था लेटर्स को ड्राफ्ट करना, एम्बेसडर्स को लुक आफ्टर करना, ये सारी चीजें। सचिव की बात करेंगे तो सचिव या शुरू नवीस भी जिसको कहा जाता था, ही वॉज अ काइंड ऑफ होम सेक्रेटरी। और ये इस तरह का करस्पॉन्डेंस का काम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में करस्पॉन्डेंस स्टैब्लिश करना वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सचिव। ये चीज हमें देखने को मिलती है। उसी तरह पंडित राव की अगर बात करेंगे तो पंडित राव वॉज द हेड ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट। पंडित राव रिलीजियस डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। न्यायाधीश वॉज द हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट। चीफ जस्टिस जो है उनको न्यायाधीश कहा जाता था। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और लास्ट में है सरे नौबत या सेनापति जिनको कहा जाता था, ही वॉज द कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ थे।
तो ये चीज हमें उनकी तरफ से देखने को मिलती है। तो इस तरह अष्टप्रधान जो है उसको आपको रिलीजियसली याद कर लेना है यहीं पर, ताकि आगे कभी इस तरह का क्वेश्चन हमें फेस करने को मिलता है तो उसको हम लोग ओवरसी कर पाए। जो लोग हमारे क्लासरूम स्टूडेंट हैं वो अपने नोट्स यहाँ पर रेफर करेंगे, और शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है मेडिवल हिस्ट्री के अंदर उसको पढ़ेंगे रिलीजियसली, और शिवाजी का जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको यहीं की यहीं कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें इस तरह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप प्री हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके लिख सकते हैं। अपने क्लासरूम लेक्चर्स के अंदर जो ह्यूमन रेसेस हैं उनको हम प्री हिस्ट्री के अंदर पढ़ाते हैं, और जो हमारी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे क्विक रिवीजन सीरीज हिस्ट्री की, उसके अंदर भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो प्री हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसके अंदर अलग अलग जो ह्यूमन रेसेस हैं उनसे ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस इनहेबिट्स चाइना, मंगोलिया एंड जापान। तो ये जो जगहें हैं यहाँ पर कौन सी ह्यूमन रेस रहती है। तो वैसे तो 6 से 7 मेजर ह्यूमन रेस हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन सबको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा फेमस ह्यूमन रेसेस हैं उनको एक बार बस देख लेना है। तो चाइना, मंगोलिया, जापान की बात करेंगे तो मंगोलाइड जो ह्यूमन रेस है ये सारे जगहों पर इस ह्यूमन रेस के लोग जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं कहेंगे इसको, जरा सा भी अगर किसी को अवेयरनेस है चीज़ों के बारे में और कॉमन सेंस से ये जो क्वेश्चन है इसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको न्यूज़पेपर भी थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा बुक्स भी पढ़ना है, ताकि आपकी जो जनरल अवेयरनेस है वो भी यहाँ पर बढ़ पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कहेंगे उसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो ये भी बहुत आसान है, सबको पता होता है अष्टप्रधान के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो इसको भी जनरल अवेयरनेस के साथ बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 3 को। और अगर ह्यूमन रेसेस की बात करेंगे तो जो ह्यूमन रेसेस यहाँ पर दे रखी हैं तो सबसे पहले है कॉकेशियन ह्यूमन रेस। कॉकेशियन ह्यूमन रेस हमें जनरली यूरोप के अंदर देखने को मिलती है, और ये जो ह्यूमन रेस है इसका स्किन कलर थोड़ा लाइट टू ऑलिव स्किन कलर होता है, और हेयर और आई का कलर जो है उसके अंदर वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। मंगोलाइड ह्यूमन रेस की बात करेंगे तो ये जो ह्यूमन रेस है वो हमें चाइना, जापान, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया जो है हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के भाई बहन हैं वो हमें यहाँ पर इस रेस के साथ देखने को मिलते हैं। इनका स्किन कलर जो है वो येलो टू ब्राउन स्किन इनकी होती है। इनका जो हेयर टेक्सचर है वो ब्लैक होता है, जनरली स्ट्रेट हेयर होते हैं। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आई के ऊपर थोड़ा सा फोल्ड हमें देखने को मिलता है, आंखें इन लोगों की थोड़ी सी छोटी होती हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नीग्रोइड की बात करेंगे तो इस रेस के जो लोग हैं वो हमें जनरली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अमेरिकन कॉन्टिनेंट और कैरिबियन आइलैंड के अंदर भी ये जो लोग हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और इन लोगों का जो स्किन कलर है थोड़ा डार्क होता है, काफी ज्यादा डार्क होता है। हेयर्स जो है थोड़ा कॉइल्ड होते हैं, वाइट नोज होती है इनकी। तो ये फीचर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एस्ट्रोलॉइड की बात करेंगे तो ये जो ह्यूमन रेस है वो हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलती है, और इनका जो कलर है वो डार्क ब्राउन टू ब्लैक स्किन होता है। इसी तरह इनके जो हेयर हैं वो थोड़ा करली और वेवी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ह्यूमन रेसेस के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसके ऊपर हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर इस क्वेश्चन की भी बात करेंगे तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वेरी क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मेडिवल हिस्ट्री से है। मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो अभी आपने देख लिया है कि मेडिवल हिस्ट्री से 4 में से 2 क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। तो आपका एनालिसिस यहाँ पर गलत हो गया। 4 में से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मेडिवल हिस्ट्री से आ चुके हैं अभी, और ये जो क्वेश्चन है ये अरब जो इन्वेजन है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और बहुत बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई किसी ने की होगी तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है आपका अरब इन्वेजन के ऊपर। अरब इन्वेजन हमें 1711 और 1712 में देखने को मिलता है एडी के अंदर, और यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम जो है अरब इन्वेजन को लीड करते हैं सिंध के अंदर। और सिंध के अंदर उस समय राजा दाहिर जो है छछ डायनेस्टी के, वो रूल कर रहे थे, उनको हराया जाता है। और इस तरह
पहला मुस्लिम रूल हमें देखने को मिलता है सिंध रीजन के अंदर। और ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरा अरब इन्वेजन का स्टोरी है, उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, वो हमें एक बुक से देखने को मिलता है जिस बुक का नाम है छछनामा। इस बुक को 13th सेंचुरी में लिखा गया है। 13th सेंचुरी में इस बुक को लिखा गया है। और इस बुक की अगर लैंग्वेज की बात करेंगे तो पर्शियन भाषा में इसको लिखा गया है। और जिस व्यक्ति ने इसको लिखा है उनका नाम है अली कुफी। तो अली कुफी उनका नाम है और अली कुफी ने इसको लिखा है यहाँ पे। तो अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। सो आंसर इज सी। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। और ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सी वुड बी दी आंसर। और ये जो भाषा है इसकी वो पर्शियन है। तो अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि छछनामा की भाषा क्या है। अब अली कुफी ने ये क्लेम किया है कि 8th सेंचुरी में एक किताब लिखी गई थी अरेबिक लैंग्वेज के अंदर और उसने बस उसको ट्रांसलेट किया है। हालांकि वो किताब हमें देखने को नहीं मिलती है। तो छछनामा इकलौता हमारे पास ऐसा सोर्स है जो हमें अरब इन्वेजन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अली कुफी ने उसको लिखा है 13th सेंचुरी में। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दी छछनामा। अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि अपने नोट्स जो है फिर से उसको ओपन करेंगे और छछनामा और अरब इन्वेजन से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं उनको रिलीजियसली यहाँ पर जो है याद करने की कोशिश करेंगे। वैसे संस्कृत में इसको कहा जाता है कंठस्थ को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की। जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना नजदीक हम लोग पीटी एग्जाम के पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर अरब अरब इन्वेजन को आपको रिवाइज करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा फैक्ट्स उसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। जितने भी फैक्ट है उनको रिलीजियसली याद करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम बोल सकते हैं कि बिहार हिस्ट्री से पूछा गया है। लेकिन उतना भी बिहार हिस्ट्री जैसे बिहार हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री जो है उसको प्रॉपरली हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक इंटरफेस भी हमें देखने को मिलता है, एक ट्रांजिशन वाला रीजन भी देखने को मिलता है। तो स्वामी सहजानंद जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। और उनका जन्म जो है वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, लेकिन उनका जो ज्यादातर काम है वो हमें बिहार के अंदर देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली जो पीजेंट कम्युनिटी है उसके वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। बिहार किसान सभा के वो प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। इसके अलावा ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। बिहार में एक बख्त मूवमेंट उन्होंने चलाया है टीनेट्स के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उनसे ये क्वेश्चन है, टू हाईलाइट द हार्डशिप्स फेस्ड बाय द पीजेंट्स सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड विच न्यूज़पेपर। तो सहजानंद सरस्वती ने बहुत किताबें और बहुत न्यूज़पेपर पब्लिश किए हैं अपनी लाइफ टाइम के अंदर। और ये जो टॉपिक है ये नया टॉपिक नहीं है। कई बार जैसे अभी हम जैसे सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि कई बार ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको आप लोग कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग क्या चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो लोक संग्रह जो हो गया, यहाँ पर ब्रोकन विंग हो गया, इंडियन नेशन हो गया, निर्बल सेवक हो गया। तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कि ज्यादातर जो किताबें हैं सरस्वती ने वो हिंदी में ही लिखी हैं। तो बी और सी तो आंसर यहाँ पर हमको नहीं लगेगा। और ए और डी की अगर बात करेंगे तो ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए और डी में से ही आपको एक लगाना है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ जो भी फैक्ट जुड़े हुए हैं उनको आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर स्वामी सहजानंद की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो स्वामी सहजानंद वॉज एन एसेटिक, सन्यासी हुआ करते थे। ये नेशनलिस्ट भी हैं और पीजेंट लीडर भी हैं इंडिया के। अगर बर्थ की बात करेंगे तो ही वॉज नॉट बोर्न इन बिहार। तो अगली बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी सहजानंद का जो बर्थ है वो बिहार में हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ही वॉज बोर्न एट गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, इस समय जो यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। लेकिन उनकी जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो ज्यादातर हमें बिहार के अंदर ही देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट जो है उसको आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ऑल इंडिया किसान सभा से क्वेश्चन। तो स्वामी सहजानंद 1929 में बिहार किसान सभा के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जब बिहार किसान सभा बनता है। और बाद में 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा जो है उसको भी प्रिसाइड करते हैं, जिसका पहला कन्वेंशन हमें लखनऊ के अंदर देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट आपके लिए जरूरी हो गया कि ऑल इंडिया किसान सभा का पहला कन्वेंशन कहाँ पर होता है, लखनऊ के अंदर 1936 में। और स्वामी सहजानंद उसको प्रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि उनकी एक्टिविटीज की वजह से, उनके काम की वजह से बिहार सरकार जो है उनको उनके काम को याद करती है। और 19 अप्रैल 1940 को सहजानंद दिन जो है वो सहजानंद डे जो है उसको मनाया जाता है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है क्योंकि उस समय उनको अरेस्ट किया गया था।
और ये जो दिन है वो आज भी यादगार दिन बना हुआ है। आज भी लोग जो है इस दिन स्वामी सहजानंद को याद करते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग उनकी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद ऑर्गेनाइज बख्त मूवमेंट। तो ये जो चीज़ है वो भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि स्वामी सहजानंद ने एक मूवमेंट चलाया था। ये टीनेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए हुआ करता था और इस मूवमेंट के बाद बिहार टीनेंसी एक्ट और बख्त लैंड टैक्स जो है इस तरह के जो एक्ट हैं वो पास किए जाते हैं और फाइनली जो टीनेंट्स हैं जो पीजेंट्स हैं बिहार रीजन के उनको यहाँ पर सिक्योर किया जाता है और उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो 1937 1938 के अंदर बख्त मूवमेंट हमें बिहार के अंदर देखने को मिलता है विच वॉज लेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे स्वामी सहजानंद पब्लिश द न्यूज़पेपर लोक संग्रह नाम का न्यूज़पेपर जो है उसको इन्होंने पब्लिश किया है और वहां पर पीजेंट कम्युनिटी टीनेंट कम्युनिटी के जो हार्डशिप्स हैं उसको ये उजागर करने की कोशिश करते हैं, उसको ये प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पर फैक्ट जुड़ा हुआ है स्वामी सहजानंद से वो है हिंदी जर्नल के बारे में। तो उन्होंने एक हिंदी जर्नल को पब्लिश किया है हुंकार, जो हमें उनके व्यूज उनके आइडियाज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्वामी सहजानंद। तो स्वामी सहजानंद नया टॉपिक नहीं है बीपीएससी के लिए, लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इसको आप कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर हो जाएगा ए लोक संग्रह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो अभी तक 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जिसके अंदर 2 क्वेश्चन जो है वो मेडिवल हिस्ट्री से आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आ चुके हैं और बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से आ चुके हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है फेराजी मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फेराजी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि पीजेंट रिवॉल्ट से ये जुड़ा हुआ है। फेराजी मूवमेंट की बात करेंगे कि फेराजी मूवमेंट को किसने लीड किया था, तो फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से इसको जो है एड्रेस किया जा सकता है, बहुत आसान है। सारे लोग इसको इसके बारे में जानते होंगे किसने इसको, फाउंडर कौन है इसके। तो फाउंडर की बात करेंगे तो हाजी शरीयतुल्लाह जो है वो फाउंडर माना जाता है इनको, और तो इसलिए इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। फेराजी मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो फेराजी मूवमेंट वाज अ मूवमेंट लैंड इन ईस्टर्न बंगाल रीजन। तो इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो ईस्टर्न बंगाल रीजन हमें देखने को मिलता है। अब बंगाल के अंदर जो पीजेंट मूवमेंट है उनके अंदर एक खास फीचर हमें देखने को मिलता है कि ये जो पीजेंट मूवमेंट है ये टाइम के साथ रिलीजियस कलर अक्वायर कर लेते हैं। तो बेसिकली टाइम के साथ ये जो मूवमेंट्स हैं पीजेंट मूवमेंट्स, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो है वो बन के रह जाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हाजी शरीयतुल्लाह की अगर बात करेंगे तो हाजी शरीयतुल्लाह वाज सक्सीडेड बाय दादू मियाँ। हाजी शरीयतुल्लाह के बाद ये जो फेराजी मूवमेंट है दादू मियाँ इसको लीड करते हैं, उसके बाद नया मियाँ इसको लीड करते हैं और उसके बाद बाकी के जो लोग हैं सईदुद्दीन अहमद और बादशाह मियाँ, इस तरह से हमें लीडरशिप देखने को मिलता है इस मूवमेंट का, फेराजी मूवमेंट का। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमें नहीं लगता है किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इसको सॉल्व करने में। तो हाजी शरीयतुल्लाह वाज द आंसर और इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन बंगाल हो जाएगा। तो इसी तरह जो लोग इसको इसके साथ रिवीजन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो वो लोग अपना नोट्स खोलेंगे, क्लासरूम नोट्स, और उसके अंदर जितने भी पीजेंट मूवमेंट हैं उनको यहाँ पर स्टडी करेंगे, उनके लीडर्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे, एरिया ऑफ ऑपरेशन को स्टडी करेंगे और जो भी डिस्क्रिप्शन उनके साथ जुड़ा हुआ है उसको यहीं पर कंटेस्ट करेंगे, उसको यहीं पर याद करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हम लोग ये जो सीरीज है इसको कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे। तो सारे पीजेंट मूवमेंट को यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन हमारा मेडिवल हिस्ट्री से है। तो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर फिर से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है और बड़े ही आप देखेंगे कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री से। तो जो लोग इग्नोर करते हैं मेडिवल हिस्ट्री को उनके लिए हम फिर से याद दिलाते हैं कि ये तीसरा 7 में से 3 क्वेश्चन जो है वो अभी तक मेडिवल हिस्ट्री से पूछे जा चुके हैं, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो दिल्ली सल्तनत से है और मलिक काफूर के बारे में पूछा गया है। मलिक काफूर, जैसे आपको पता होगा कि 1299 में गुजरात का जब एक्सपीडिशन हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन के 2 मिलिट्री जनरल जो है इस एक्सपीडिशन को लीड करते हैं, जिसमें से एक का नाम हुआ करता था नुसरत खान और दूसरे का नाम हुआ करता था जफर खान, जिसको उलूग खान भी बोलते थे। तो नुसरत खान इसको लीड करते हैं और उसके बाद जफर खान भी हमें देखने को मिलते हैं जिनको उलूग खान भी कहा जाता था।
तो इनकी तरफ से यहाँ पर इस एक्सपीडिशन को लीड किया जाता है। नुसरत खान की बात करेंगे तो रणथंभौर का फोर्ट जो है जब उसको सीज किया जा रहा था तो इसकी डेथ हो जाती है यहाँ पे, और जफर खान की डेथ जो है वो मंगोल सोल्जर्स के साथ लड़ते हुए, मंगोल आर्मी के साथ लड़ते हुए हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मलिक काफूर के बारे में है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, और इसके बारे में पूछा गया है कि इसको किसने खरीदा था। तो आपको पता होगा कि गुजरात से मलिक काफूर को खरीदा गया था, और क्योंकि यही दो लीडर हैं यहाँ पर जिन्होंने इस एक्सपीडिशन को लीड किया है, तो इनमें से ही एक होगा। और अगर इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर सी नुसरत खान जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमें अपने नोट्स जो है उसको ओपन करना है, और उसके अंदर जो अलाउद्दीन का मिलिट्री एक्सपीडिशंस हमने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि हमने वहां पर जो नोट्स है उनको पब्लिश किया है अलाउद्दीन के मिलिट्री एक्सपीडिशन को लेकर टेबल की फॉर्म में, कि क्या क्या अलग अलग जगह से जो फैक्ट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, रूलर कौन हुआ करता था उन जगहों पर, कैसे कैसे कौन कौन से ईयर में हमें एक्सपीडिशन देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें जो है फिर से आपको याद करनी है, फिर से वहां पर रिवाइज करनी है, और यही तरीका है रिवाइज करने का। फिर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए, उस टॉपिक को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने की कोशिश कीजिए जिससे क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमारा हो गया। इसके बारे में अगर और जानने की कोशिश करेंगे तो मलिक काफूर जो है इनको मलिक नायब भी कहा जाता है। बाद में नायब का जो ओहदा है, नायब का जो पोस्ट है वो दे दिया जाता है इनको। 1000 दिनारी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा ताज अल दीन इज अल दौला भी इनको कहा जाता है। तो ये चीज हमें इनकी तरफ से देखने को मिलती है कि अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ही वॉज अ प्रोमिनेंट जनरल and he was captured by Alauddin's general Nusrat Khan during 1299 invasion of गुजरात। तो गुजरात का जो इन्वेजन है उस समय इसको नुसरत खान ने खरीदा था अलाउद्दीन के लिए, और ये चीज हमें देखने को मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनार ही बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ों को लिटरली लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपके पेरेंट्स जो है या हम सबके पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि मेरा बेटा या बेटी जो है वो लाखों में एक है, या करोड़ों की कीमत है इसकी, तो इसको लिटरली लेने की ज़रूरत नहीं। 1000 दिनार का मतलब ये नहीं है कि 1000 दिनार में खरीदा गया हो, मतलब बहुमूल्य चीज़ थी। तो ये चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास ही लेड अलाउद्दीन आर्मी इन साउथ इंडिया। तो ये यहाँ पर चीज जो है वो ठीक हो जाएगी कि साउथ इंडिया के अंदर जो एक्सपीडिशन हुआ है अलाउद्दीन के टाइम पर वो मलिक काफूर ने ही लीड किया है। सबसे पहले देवगिरी के अंदर वो लीड करता है, वारंगल के अंदर जो है वो लीड करता है। 1307 में देवगिरी में उसने अटैक किया था। 1309 में वारंगल के अंदर और द्वार समुद्र के अंदर उसका एक्सपीडिशन देखने को मिलता है। 1311 में मदुरई के अंदर उसका एक्सपीडिशन हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप अपने क्लासरूम नोट से रेफर करेंगे। इसके अलावा अगर टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, ये जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो RS ब्रेनरी करके यूजर नेम है इसका, वहां पर अगर जाएंगे तो वहां इजीली आपको ये जो टेबल है वो अवेलेबल हो जाएगी, वहां मिल जाएगी आपको ये टेबल। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा 1306 में अलाउद्दीन सेंट एन आर्मी लेड बाय काफूर टू दी पंजाब टू रिपल्स अ मंगोल इन्वेजन बाय चंगताई खानेत। तो 1306 में अलाउद्दीन ने काफूर को पंजाब में भी भेजा था ताकि वो मंगोल इन्वेजन को वहां पर रिपल्स कर पाए, उसको भगा पाए। तो ये फैक्ट हमें मलिक काफूर की तरफ से देखने को मिलते हैं। यानी कि दोबारा से अगर मलिक काफूर को लेके कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़ी आसानी से आप उसको यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। और मलिक काफूर से जुड़ा हुआ जितने भी एक्सपीडिशन है वो हमें यहाँ पर कवर कर लेने हैं कॉम्प्रहेंसिवली, ताकि आगे के लिए अपना जो डिफेंस है उसको हम लोग मजबूत कर पाए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखने को मिलता है। फिर से ये जो क्वेश्चन है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो अभी तक 8 में से क्वेश्चन जो है 3 मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जा चुके हैं और 3 जो है वो मेडिवल हिस्ट्री से पूछे जा चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है एक कोटेशन के ऊपर कि न्यू लैम्प्स फॉर दी ओल्ड। ये जो किताब है ये किसने लिखा है, या ये जो कंपोजिशन है वो किसका है, न्यू लैम्प्स फॉर दी ओल्ड। तो इसकी अगर बात करेंगे तो इसका ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार कई पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा जा चुका है। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसको नहीं कहेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बड़ी आसानी से इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार क्लासरूम के अंदर कहते हैं कि क्लासरूम लेक्चर्स या नोट्स जो हैं उनका शेयर बस आपको फैसिलिटेट करने जितना तक ही है। जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। और जिस तरह का अभी कंपटीशन है आपको अपनी तैयारी को कॉम्प्रहेंसिव बनाना पड़ेगा। जो क्लासरूम के अंदर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं
उसको वहां पर आप रिवाइज कीजिए, उसके फैक्ट्स को वहां पर याद करने की कोशिश कीजिए, और बाद में एटलीस्ट 20 to 50 क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से आपको वहां पर लगाने की जरूरत है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी कि प्रैक्टिस इज दी की। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस एग्जाम के अंदर, उतना ही पीटी एग्जाम को निकालने के नजदीक पहुंचेंगे, और जितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मेंस एग्जाम को निकालने के लिए नजदीक पहुंचेंगे। तो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ये किसने लिखा है? द आंसर इज बी, यूरोबिंदो घोष। आसान क्वेश्चन है, पीवाई क्यू से आया है ये। तो पीवाई क्यूज को यहाँ पर आपको डिलीजेंटली सॉल्व करना है। और थोड़ा सा अदर फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं कि यूरोबिंदो घोष के साथ और किस तरह से फैक्ट जुड़े हुए हैं। तो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड वाज रिटन बाय श्री यूरोबिंदो घोष एंड पब्लिश्ड इन 1893। तो अगली बार हो सकता है वो डेट पूछ ले, तो 1893 में इसको पब्लिश किया गया था। ही वाज अ फिलोसोफर, योगी, गुरु, पोएट एंड नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसे अलग अलग पोर्टफोलियोज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं यूरोबिंदो घोष के। और ही क्रिटिसाइज मॉडरेट पॉलिटिक्स थ्रू सीरीज ऑफ आर्टिकल्स। इन्होंने मॉडरेट पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। तो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का ये सबसे बड़ा फीचर है कि मॉडरेट्स को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, जिसमें यूरोबिंदो घोष हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर कंपोजिशंस की बात करेंगे तो कुछ बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे सिंथेसिस ऑफ योगा, उसी तरह द लाइफ डिवाइन, इस तरह की किताब लिखी है फिलोसफी के ऊपर। फिलोसफी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ जर्नल्स भी इन्होंने पब्लिश किए हैं, जैसे वंदे मातरम और जुगांतर। इन जर्नल्स के साथ भी इनको जोड़ा जाता है। और एक कॉन्स्पिरेसी केस है, एक रेवोल्यूशनरी केस है, जिसको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। मुजफ्फरपुर के अंदर ये बम जो फोड़ा गया था उसके अंदर भी उनका नाम आया था, और इसको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं। तो ये केस भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है वो यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेंट हुआ करते थे, और जिसमें से एक की डेथ इंस्टेंट हो जाती है और एक को पकड़ लिया जाता है। तो ये जो फैक्ट है वो भी हमें यूरोबिंदो घोष के साथ जुड़े हुए हैं और ध्यान में रखने की जरूरत है। युगांतर आश्रम के मेंबर हुआ करते थे यूरोबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करेंगे तो ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। रामकृष्ण मिशन से क्वेश्चन है, यानी कि जो सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज हैं वहां से ये क्वेश्चन आया है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सारे लोग इसके बारे में पढ़ते हैं क्लासरूम के अंदर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। तो बहुत नया क्वेश्चन इसको नहीं कहेंगे, बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और क्वेश्चन पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, किसने बनाया था उसको? तो स्वामी विवेकानंद ने उसको स्टैब्लिश किया था। और अगर डेट की बात करेंगे तो 1897 में उसको स्टैब्लिश किया गया था, जब स्वामी विवेकानंद यूरोप से लौट के आते हैं 4 साल के अपने स्टे के बाद। तो फाइनली 1897 में उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। और रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद वाज द डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, और उन्होंने अपने गुरु के ऊपर ये जो मिशन है इसको स्टेब्लिश किया था। इसके टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं, दो ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। पहला ऑब्जेक्टिव था प्रोपोगेशन ऑफ वेदांत, वेदांत की जो टीचिंग्स है उनको स्प्रेड करना, उनको फैलाना। और दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हुआ करता था ह्यूमन सर्विस प्रोवाइड करना, मानव सेवा करना, ताकि गॉड जो है उसकी इनडायरेक्टली सेवा हो पाए। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू थिंग्स, दिस इज ऑल अबाउट रामकृष्ण मिशन। तो आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर बुक्स की बात करेंगे तो वैसे तो कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने लाइफ स्पेन में कोई बुक नहीं लिखी है, लेकिन बाद में उनके फॉलोअर्स ने उनके स्पीचेस को कंपाइल करके कुछ कंपाइलेशन तैयार किए हैं, जैसे राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग एटसेट्रा। तो ये कंपोजिशन हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है स्वामी विवेकानंद के साथ। 1893 में उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को भी एड्रेस किया था, वहां उसको भी अटेंड किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि अगली बार अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाए। और स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें इंडियन स्पिरिचुअलिज्म को, नियो हिंदुइज्म को प्रमोशन जो उन्होंने किया है नियो हिंदुइज्म का, उसके अंदर देखने को मिलता है। तो उन्होंने नियो हिंदुइज्म को स्टेब्लिश किया है इंडिया के अंदर, दोबारा से हिंदू रिलीजन को रीजनरेट किया है, दोबारा से हिंदुइज्म के अंदर जो बुराइयां थी उनको बाहर निकाल के उसको दोबारा से नया बनाया है। इसके अलावा इंडियन स्पिरिचुअलिज्म, इंडियन फिलोसफीज को उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रमोट किया है। और इतना ज्यादा प्रमोट किया है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं वो यहाँ तक लिखते हैं दैट वी वर फूल्स टू सेंड क्रिश्चियन मिशनरीज टू दिस लैंड ऑफ नॉलेज।
तो स्वामी विवेकानंद के इंटेलेक्ट की वजह से वहाँ के लोग जो है इंडिया को लैंड ऑफ नॉलेज कहने लगते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन हमें स्वामी विवेकानंद की तरफ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है फिर से एंशियंट हिस्ट्री से हमें देखने को मिलता है और संगम पीरियड से ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया है कि संगम पीरियड में चेरा डायनेस्टी जो है उसके कैपिटल का नाम क्या हुआ करता था। फिर से बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है और हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं इसको। तो संगम पीरियड की बात करेंगे तो वहां पर सबसे पहले सबसे ज्यादा इसी के ऊपर फोकस दिया जाता है कि जो तीन चीफडम्स हमें देखने को मिलते हैं, चोला, चेरा, पांड्यास, उनके कैपिटल्स कहाँ पर हैं और कौन कौन से उनके इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन्स हुआ करते थे। तो वो फिर से आप लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स को यहाँ पर रेफर करेंगे, क्लासरूम नोट्स को, और उनको खोलेंगे और वहां पर देखेंगे कि कैसे जो अलग अलग चीफडम्स हैं उनके कैपिटल्स कौन से हुआ करते थे और कौन कौन से वहां पर हमें जो हेडक्वार्टर्स है उनके या जो पोर्ट टाउन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो पोर्ट टाउन्स को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है और जो हेडक्वार्टर्स या कैपिटल्स है उनको ध्यान में रखना है। तो अगर इसकी बात करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन की, तो चेरा डायनेस्टी के बारे में पूछ रहा है जिसका आंसर जो है वो करूर हो जाएगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है क्योंकि कांचीपुरम, कांचीपुरम की बात करेंगे तो पोहार इसका पुराना नाम हुआ करता था और इट वाज अंडर चोला डायनेस्टी, चोला चीफडम, चोला के चीफडम के पास हुआ कर, चोला चीफडम का पार्ट हुआ करता था पोहार या कांचीपुरम। मदुरई की बात करेंगे तो मदुरई वाज पार्ट ऑफ पांड्य डायनेस्टी। तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके भी आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है और इसको ऐसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ए हो जाएगा इसका। वहीं अगर अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो यहाँ करूर जो है, it was the capital of Chera dynasty during Sangam age. Madurai was the capital of Pandya chiefdom and Pohar जिसको भी आपने देखा है कांचीपुरम भी कहा गया है, तो इट वाज द कैपिटल ऑफ चोला chiefdom। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है द बुक क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, गरीब हिंदुस्तान was banned in Bihar in 1930 by British. It was written by। तो ये थोड़ा सा बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये और बुक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर आप पीवाई क्यूज वगैरह या बेसिक जो बुक्स आती हैं बिहार हिस्ट्री के ऊपर उसको स्टडी करेंगे तो इस क्वेश्चन को भी इजीली आप एड्रेस कर सकते हैं और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मोहम्मद वाली हसन। इन्होंने इस बुक को लिखी है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो द बुक 100 ईयर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वॉज एडिटेड बाय। फिर से बिहार हिस्ट्री का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो बिहार हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बुक बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक चीज साफ होती है कि बहुत बेसिक सोर्स का इस्तेमाल करके आपको वो सारे बुक्स लिख लेने हैं। सारे बुक्स जो हैं उनको, न्यूज़पेपर्स जो हैं जो पब्लिश हुए हैं उनको ध्यान में रखना है जो बिहार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनसे हम देखेंगे कि आगे भी देखेंगे कि कई बार क्वेश्चन उनसे पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर हमको कॉम्प्रहेंसिवली इस टॉपिक को कवर कर लेना है, यानी कि बिहार के अंदर जो भी बुक लिखे गए हैं खासकर हिंदी से जुड़े हुए, या बिहार के अंदर जो न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स पब्लिश हुए हैं किसने उनको पब्लिश किया है, क्या क्या फैक्ट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसको हमको यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिवली कवर करना है और इस तरह ये जो टॉपिक है हमारा ये भी कॉम्प्रहेंसिवली कवर हो जाएगा। तो पी एन ओझा जो है उन्होंने इसको लिखा है यहाँ पे। तो बी इज द आंसर। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन डिड द ब्रिटिश शिफ्ट कैपिटल टू दिल्ली। तो कैपिटल कब शिफ्ट किया गया था दिल्ली के अंदर, तो 1911 इसका आंसर हो जाएगा। हम सबको पता है कि 1911 में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के कारण लॉर्ड हार्डिंग जो है वो इस कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट करते हैं दिल्ली के अंदर। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हो जाएगा ये हमारा। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है और अगर एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो दिसंबर 12 को इसको शिफ्ट किया गया था 1911 में। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री से है लेकिन बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है।
ऐसे ये पुराने क्वेश्चन की अगर क्वेश्चन नंबर 13 की भी हम लोग बात करेंगे तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हम सबको पता होता है कि 1911 में इसको शिफ्ट किया गया था। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो ये बहुत बेसिक है। सबको पता होता है कि डू एंड डाई का जो स्लोगन है वो कौन से मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में नहीं आने चाहिए लेकिन आए हैं। इससे कंपटीशन और हार्ड होता है। तो सी इज द आंसर। आसानी से इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से एंशियंट हिस्ट्री से हमें देखने को मिलता है। अजीवक सेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और अजीवक सेट की अगर बात करेंगे तो चार स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ठीक है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो कुछ स्टेटमेंट नंबर ए की बात करेंगे हम लोग। तो स्टेट नंबर ए में मक्काली गोसाल वॉज इट्स इंपॉर्टेंट लीडर। तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। सबको पता है हमें कि मक्काली गोसाल जो है वो इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे इस सेक्ट के। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द फिलोसफी वाज नियति, दैट इज फेट। तो इनकी जो फिलोसफी है उसको नियतिवाद भी कहा जाता है या फेटलिज्म भी कहा जाता है। तो फिर से ये जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज राइट। स्टेट नंबर बी जो है वो भी ठीक है। दैट दे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कहा गया है कि वो कास्ट और क्लास में डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो फिर से जनरल स्टेटमेंट है, और अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, तो बड़ी आसानी से इसको नलीफाई कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स जो हैं कास्ट को, क्लासेस को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे थे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। बी की बात करेंगे तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग देख सकते हैं कि ए और बी जहां पर होगा वो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। तो ए और बी सिर्फ इसी क्वेश्चन के, इसी ऑप्शन के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग इसको लगा सकते हैं। लेकिन और थोड़ा देख लेते हैं। आजीविकास हैड रेगुलर सभास फॉर मीटिंग। तो ये भी जनरल क्वेश्चन हो जाएगा। जब कोई सेक्ट है तो रेगुलर सभा वगैरह तो होंगी उसकी। तो डी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ए बी डी जो है इसका प्लॉजिबल आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसीलिए क्लासरूम में आपको कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और क्वेश्चंस जो है उनको जरूर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वरना आप जो नॉलेज है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाइड पार्ट जो है उसको आपको ध्यान में रखना की जरूरत है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर से ये बिहार हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। और फिर से देखिए आप, इस बार न्यूज़पेपर से पूछा गया है। तो रिलीजियसली आपको सबसे पहला काम यही करना है इसको देखने के बाद, इस सीरीज को खत्म, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद, कि सीधा बिहार के जो स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स हैं और बुक्स हैं उनके ऊपर जाना है और उनको वहां पर पढ़ना है। और हम भी कोशिश करेंगे कि एक लिस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए इस टॉपिक से लेके, कि कौन कौन से न्यूज़पेपर और कौन कौन से जो बुक्स हैं वो बिहार को लेके लिखे गए हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बिहार। तो अगर न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो बिहार बंधु जो है वो पहला न्यूज़पेपर हुआ करता था। 1872 में उसको पब्लिश किया है केशव राम भट्ट ने। तो ये जो है वो पहला न्यूज़पेपर हुआ करता था। इसके अंदर फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उसको कह सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन के अंदर नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। इसकी अगर बात करेंगे तो चैतन्य चंद्रिका की बात करेंगे तो इट वाज एडिटेड बाय कृष्ण चैतन्य गोस्वामी। इन्होंने इसको एडिट किया है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर हमें क्वेश्चन अगर अगर इसको लगाना ही है, इसको सॉल्व ही करना है, तो सी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन जो पहला है वो तो ऑप्शन के अंदर दिया ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको चैलेंज किया जा सकता है कमीशन को लेके, और बाद में कमीशन इसको हटाएगा या हटाया होगा कमीशन ने इसको। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर लगाना है तो सी हम लोग लगा सकते हैं। तो 16 के अंदर हमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर दो लिस्ट हमें देखने को मिलती है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक तरफ आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल और रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरी तरफ आपके कॉलम के अंदर हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है।
तो सबसे पहले हमारे पास स्वदेश सेवक होम है और इसके अंदर हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि स्वदेश सेवक होम जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ करता था। तो इसकी अगर बात करेंगे तो वैंकूवर इसका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड इंडिया हाउस की बात करेंगे तो सिएटल हो जाएगा। युगांतर आश्रम की अगर हम लोग बात करेंगे तो या आज़ाद हिंद फौज की बात करेंगे तो रंगून इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें लगता है कि ये पहले से ही अरेंज है इसी ऑर्डर के अंदर, यानी कि फर्स्ट का आंसर ए है, बी का आंसर बी है, सेकंड का आंसर बी है और थ्री का आंसर जो है वो सी है। तो पहले से अरेंज है यानी कि सी जो है वो वुड बी दी प्लॉजिबल आंसर, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। स्वदेश सेवक होम जो है वैंकूवर में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ था। यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में हुआ करता था और युगांतर आश्रम आपका सैन फ्रांसिस्को में इसको बनाया जाता है। और ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो आपका गदर मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। तो गदर मूवमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे अलग अलग जगहों पर ये जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बनाए जाते हैं। और आज़ाद हिंद का जो फौज है का हेडक्वार्टर है वो रंगून में हुआ करता था, वो पता है हमको, म्यांमार में। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो फिर से इसको बहुत ईज़ी नहीं कहेंगे लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से बहुत आसान क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। मॉडर्न हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया है कि डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया गया था इसको। तो 16 अगस्त को 16 अगस्त 1947 को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है इट वाज डिक्लेयर्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना कैबिनेट मिशन प्लान से, जब वो अपने आप को विड्रॉ करते हैं। और उसके बाद उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलता है। 29 जुलाई को उन्होंने अनाउंस किया था कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और इसके अंदर उन्होंने एक नारा दिया था लोगों को कि लड़के लेंगे पाकिस्तान। और यहाँ से जो कम्युनल हॉलोकॉस्ट है वो शुरू हो जाता है, जो कम्युनल मारकाट है वो शुरू हो जाती है, जिसमें कई हजार लोगों की जानें जाती हैं, कई हजार लोग जो है वो जख्मी होते हैं और कई हजार लोग जो हैं वो गायब हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है विमेन के ऊपर। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फिर से बेसिक क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपका एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो एशियन हिस्ट्री से हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। कंसीडर द टाइप्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू अमार कोश। अमार कोश के अकॉर्डिंग किस तरह से लैंड जो है उसको अलग अलग तरह की लैंड हमें देखने को मिलती है। तो फिर से आप लोग जो क्लासरूम नोट है उसको रेफर करेंगे यहाँ पे और अलग अलग तरह की लैंड जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे यहाँ। ये क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा टफ कह सकते हैं और या बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको। अमार कोश जो है वो अमार सिम्हा ने लिखा है और एक तरह से संस्कृत डिक्शनरी हुआ करता था ये। अमार सिम्हा वॉज पार्ट ऑफ नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। जो गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड है उनके नवरत्न में से भी एक पार्ट हुआ करते थे। तो उर्वर अगर बात करेंगे तो उर्वर पता होता है हमें कि उर्वर जो है जनरल टर्म है जो फर्टाइल लैंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह मरु या मरुतम जो है वो डेजर्ट रीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह शदवाल की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है इसको ग्रासलैंड को कहा जाता है। देव मातृका की बात करेंगे तो इट वाज वाटर्ड बाय रेन। तो ऐसी ऐसी जगह जिसको देवता पानी सिंचाई करते हैं, जिसकी जिसको रेन जो है उसको सिंचाई करती है, तो उसको देव मातृका लैंड कहा जाता था। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। फिर से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये। और ये अगर आप छोड़ते हैं तो बहुत दिक्कत का बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे हो जाते हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन परेशान होने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन के लिए हमें उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से हम बाकी के क्वेश्चन में पिछड़ जाएं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इसके सारे ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हैं, सारे पेयरिंग जो हैं वो ठीक हैं। तो इसके लिए डी वुड बी दी आंसर, डी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो सारे आंसर इसके ठीक हो जाएंगे, उर्वर, मरुतम, शदवाल और देव मातृका। नेक्स्ट हमारे पास प्रवर सेन को लेके आंसर है, क्वेश्चन है। तो प्रवर सेन की बात करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द किंग प्रवर सेन। प्रवर सेन को लेके ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ वकटक डायनेस्टी। वकटक डायनेस्टी के रियल फाउंडर हैं वो। फिर से क्वेश्चन जो है एंशिएंट हिस्ट्री से है। तो ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ वकटक डायनेस्टी।
तो वकटक डायनेस्टी की अगर बात करेंगे तो वैसे तो फाउंडर विंध्या शक्ति है वकटक डायनेस्टी के। उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया है, लेकिन इनको रियल फाउंडर भी माना जाता है। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशंस वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फाउंडर का मतलब सच में फाउंडर ही पूछा जाता है। तो विंध्या शक्ति यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये अगर रियल टर्म नहीं होता तो सीधा हम लोग विंध्या शक्ति लगाते, लेकिन इसने रियल पूछा है तो प्रवर सेन को लेके यहाँ कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको विंध्या शक्ति ही यहाँ पर समझना पड़ेगा। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बुंदेलखंड इन दी नॉर्थ एंड हैदराबाद इन दी साउथ। तो बहुत एक्सपेंशन इसने किया था, इसकी वजह से इनको जाना जाता है, विंध्या शक्ति के बेटे हैं ये। तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे। सी की अगर बात करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा, विंध्या शक्ति के बेटे का नाम प्रवर सेन हुआ करता था। इसके बाद प्रवर सेन सेकंड भी हमें देखने को मिलता है, 4 अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने किए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ही मेंशन्ड इन पुराणास, तो जैसा कि हमने बताया कि गुप्ता पीरियड तक जितने भी डायनेस्टीज हैं, ये सारी डायनेस्टी का जीनोलॉजी जो है वो हमें देखने को मिलता है पुराण के अंदर। पुराण के अंदर डायनेस्टिक हिस्ट्री हमें दी गई है, तो पुराण के अंदर ये इनकी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो डी जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको लगाया जा सकता है। तो अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग तो अ, वैसे तो डी भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन सी जो है वो ज़्यादा प्लॉजिबल हमें लग रहा है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत ज़्यादा सोचने का वो लोग मौका नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ए भी कंट्रोवर्शियल है और इसके ऊपर भी जो है अपोज किया जा सकता है, कमीशन के सामने आवाज़ जो है वो उठाई जा सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर लगाना होगा हमको, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो सी वुड बी दी आंसर। लेकिन स्टेटमेंट ए जो है उसको भी हम पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते। नेक्स्ट हमें यहाँ पर फिर से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इस बार ये जो क्वेश्चन है ये न्यूज़पेपर और एडिटर से पूछा गया है। तो एक तरफ एक कॉलम के अंदर न्यूज़पेपर हमें देखने को मिलते हैं, और एक कॉलम के अंदर उनके एडिटर्स जो है उसको मेंशन किया गया है। तो सबसे पहला जो पेपर न्यूज़पेपर है हमारे पास वो है फ्री हिंदुस्तान, उसके बाद इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली, सारे ही फेमस न्यूज़पेपर हैं और आप सबने इनके बारे में सुन रखा होगा। तो फ्री हिंदुस्तान की अगर बात करेंगे तो ये जो न्यूज़पेपर है ये न्यूज़पेपर गदर मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो न्यूज़पेपर है इसको कनाडा वैंकूवर में शुरू किया जाता है। तो तारक नाथ दास जो है उनका न्यूज़पेपर है ये। इंडियन ओपिनियन की बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था साउथ अफ्रीका में 1903 में। 3 भाषाओं में इसको पब्लिश किया जाता है, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और तमिल भाषा में। तो ये भी आपको याद रखना है, अगली बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किन भाषाओं में इंडियन ओपिनियन को पब्लिश किया गया है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इट वॉज द न्यूज़पेपर ऑफ दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी का न्यूज़पेपर है ये। तो 3 का बी हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरह बंगाली की बात करेंगे तो इट वॉज द न्यूज़पेपर ऑफ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो अगर हमें यहाँ पर ऑप्शन टिक करने हो तो ए का हो जाएगा हमारे पास डी। तो ए का डी यानी कि बी और सी में से कोई ऑप्शन होगा। इंडियन ओपिनियन बात करेंगे महात्मा गांधी, तो 2 का ए हो जाएगा। सो बी इज दी आंसर, बी आंसर हो जाएगा। लेकिन और चेक कर लेते हैं, वॉइस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 3 का बी हो जाएगा। तो 3 का बी हो जाएगा और 4 का सी हो जाएगा, है ना। तो 4 का सी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 21 का बी हो जाएगा। फिर से आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ न्यूज़पेपर और बुक्स की एक लिस्ट मिल जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए। और ये सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लगभग 50 से 50 प्लस न्यूज़पेपर की लिस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। हम एक जो है रिवाइज्ड वर्जन भी उसका पब्लिश कर देंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो उसको आप पढ़ेंगे वहाँ पे और रिलीजियसली उसको याद करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि हर साल क्वेश्चन में आगे भी हम लोग देखेंगे कि लगभग हर साल न्यूज़पेपर्स और बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार की बुक्स और न्यूज़पेपर भी हमें कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने हैं। उसी तरह जो मॉडर्न हिस्ट्री या इंडिया के साथ न्यूज़पेपर और जो बुक्स हैं वो जो जुड़े हुए हैं वो भी हमें कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने हैं। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हुआ करते थे वो भी कॉम्प्रहेंसिवली हमें कवर करने हैं। टाइम के साथ हम देखेंगे कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोग ये जो टेबल की फॉर्म में इसको अपलोड करते रहेंगे और आप लोग उसको रिवाइज करेंगे।
तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। फ्री हिंदुस्तान, जैसा कि हमने बताया कि तारकनाथ दास का न्यूज़पेपर है, 1908 में इसको पब्लिश किया गया वैंकूवर कनाडा के अंदर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर है, साउथ अफ्रीका में इसको पब्लिश किया गया है 1903 में, 4 भाषाओं में, जिसमें हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, इंग्लिश हो गया और तमिल हो गया। वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी का न्यूज़पेपर है, 1883 में इसको पब्लिश किया जाता है बॉम्बे के अंदर। उसी तरह बंगाली जो है वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गिरीश चंद्र घोष का न्यूज़पेपर हो गया। एक शुरू में गिरीश चंद्र घोष ने इसको शुरू किया था, बाद में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसको अक्वायर करते हैं। 1862 में कोलकाता में इसको शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट हमें ये न्यूज़पेपर से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो एक तरफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दूसरी तरफ उनके फाउंडर का नाम हमें देखने को मिलता है। तो फिर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो उसमें देखा होगा कि हार्डली एक या दो ही क्वेश्चन ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है, या जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप बड़ी आसानी से 30+ मार्क्स जो है वो फैच कर सकते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और बस बस यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली बात यही है कि आपको एनालिसिस ठीक से करना है, वो सारे टॉपिक्स कवर करके जाने हैं जिससे बार बार कमीशन क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा जो बेसिक फैक्ट है उनको बहुत मेमोराइज आपको करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस उसके ऊपर करनी है, कि अगर उनसे क्वेश्चन आ रहा है तो वो छूटे नहीं वहां पे, क्योंकि देखेंगे बहुत बेसिक फैक्ट पूछे जा रहे हैं वहां पे। तो खाकसार की अगर बात करेंगे तो खाकसार जो है वो इनायतुल्ला मशरिकी का इसके फाउंडर हुआ करते थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ऑब्जेक्टिव हुआ करता था ब्रिटिश रूल को खत्म करना। और अराउंड 1931 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है। उसी तरह सोशलिस्ट पार्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो सोशलिस्ट पार्टी जो है, इट वाज द पार्टी ऑफ जयप्रकाश नारायण। फिर से बहुत बेसिक हो जाएगा, सबको पता है कि जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव और आपका राम मनोहर लोहिया, इस तरह के जो लोग हैं इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को स्टेब्लिश किया था। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। 1934 में इसको स्टेब्लिश किया जाता है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो फिर से यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं हमारे वो क्लासरूम नोट्स अपना खोलेंगे और देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं, वहां पर हमने लिखवाया है क्लासरूम नोट्स के अंदर कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था, ताकि वो आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आता नहीं है इस पार्टी का। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज द पार्टी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। सो 3 का डी हो जाएगा यहाँ पे। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करेंगे तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इसको स्टेब्लिश किया है। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस इसको स्टेब्लिश करते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1 का बी हो जाएगा यहाँ, इनायतुल्ला। तो 1 का बी। सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, तो सी। 1 का बी, 2 का सी। तो बी इज द आंसर। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं कि ये चीजें जो है उनको एक्सप्लेन किया है हमने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। और ये जो क्वेश्चन है इसको बिहार स्पेसिफिक भी आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सिख पिलग्रिमेज साइट जो है उसमें तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी पटना साहिब कहाँ पर स्टेब्लिश्ड है। अब यहाँ पर पटना साहिब नाम दिया गया है तो इजीली प्रिडिक्टेबल है कि पटना में है ये। तो 5 तख्त हमें देखने को मिलते हैं सिखिज्म के साथ जुड़े हुए, जो अलग अलग जगहों पे हैं। वो 5 में से 4 जो हैं वो तो गुरु गोविंद सिंह ने स्टैब्लिश किए हैं, या गुरु गोविंद की लाइफ के साथ स्टैब्लिश्ड हैं, वो गुरु गोविंद सिंह के साथ एसोसिएटेड हैं। और एक जो तख्त है जिसको अकाल तख्त कहा जाता है, जो आज अमृतसर में स्टैब्लिश्ड है, उसको गुरु हरगोविंद ने स्टैब्लिश किया है। तो 5 सिखिज्म के साथ जुड़े हुए तख्त, जो सोवनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, चीजें हैं जो सोवनिटी के साथ जुड़े हुए प्लेसेस हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें से 4 तख्त जो है गोविंद सिंह ने स्टेब्लिश किए हैं, और एक जो है गुरु हरगोविंद ने स्टेब्लिश किया है। तो तख्त की बात करेंगे तो तख्त श्री पटना साहिब जो है वो अ,
Takht Sri Patna Sahib, also known as Takht Sri Harminder Ji Patna Sahib, is one of the 5 तख्त of Sikhs located in Patna, Bihar, India. तो वही बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास गुरु गोविंद सिंह दी 10th सिख गुरु वॉज बोर्न इन पटना। और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का बर्थ हमें देखने को मिलता है, इसलिए जगह जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है सिख पैंथियन के लिए, सिख रिलीजन के लिए। और मुगल एम्पायर के दौरान 22 दिसंबर 1666 को उनका बर्थ होता है। तो फिर से डेट जो है वो आपके लिए याद रखने के लिए है कि आपको याद रखना है इस डेट को। अगली बार ये डेट भी पूछी जा सकती है क्योंकि पटना के साथ जुड़ा हुआ चीज है ये। नेक्स्ट है हमारे पास आनंदपुर साहिब। तो आनंदपुर साहिब में भी हमें एक तख्त देखने को मिलता है सिख रिलीजन का, और उस तख्त को कहा जाता है तख्त श्री केशगढ़ साहिब। ये तख्त जो है वो 2 सिख गुरुओं के साथ जुड़ा हुआ है, पहले गुरु गोविंद सिंह और दूसरे उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर। तो उनके साथ ये तख्त जो है जुड़ा हुआ है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जो खालसा पंथ का एस्टेब्लिशमेंट किया था गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में, तो वो इसी जगह पर हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 5 तख्त की बात करेंगे तो सबसे पहला तख्त हो जाएगा अकाल तख्त, जिसको गुरु हरगोविंद ने एस्टेब्लिश किया था, जो अमृतसर पंजाब में देखने को मिलता है। दूसरा तख्त हो जाएगा तख्त केशगढ़ साहिब, आनंदपुर रोपड़ पंजाब। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का एस्टेब्लिशमेंट किया है। तीसरा तख्त हो जाएगा तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो बठिंडा के पास, ये हमें देखने को मिलता है। खास बात यह है कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का कंपाइलेशन किया है, तो ये फैक्ट जुड़ा हुआ है इसके साथ। चौथा तख्त हो जाएगा तख्त पटना साहिब, पटना बिहार के अंदर। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का बर्थ हमें देखने को मिलता है। पांचवा तख्त हो जाएगा तख्त हजूर साहिब, ये नंदेड़ महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने अपना लास्ट सरमन दिया था, उसके बाद उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस हमें सिख रिलीजन के लिए देखने को मिलता है। तो इस तरह से 5 तख्त जो है वो सिखिज्म के साथ जुड़े हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे फिर से बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, सबने इसको किया होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो कल्चर से अभी तक एक ही क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, बिहार कल्चर से, और इसके बारे में बिहुला फेस्टिवल के बारे में पूछा है। फिर से बेसिक क्वेश्चन है, जो लोग बिहार से हैं उनको पता है कि बिहुला फेस्टिवल भागलपुर का फेस्टिवल है और मंजूषा आर्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है। गॉडेस मनसा की पूजा यहाँ पर की जाती है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ए इज द आंसर, भागलपुर हो जाएगा यहाँ पे कि बिहुला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड स्पेशली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यूजुअली इन द मंथ ऑफ अगस्त ईच ईयर। तो ए भागलपुर हो जाएगा। बिहुला फेस्टिवल से जुड़े हुए और फैक्ट की अगर बात करेंगे, सो बिहुला फेस्टिवल इज अ ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इंडिया, प्राइमरली इन अगस्त। तो ये फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ गॉडेस मनसा। यहाँ पर गॉडेस मनसा की पूजा की जाती है, एंड ऑल्सो नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद मंजूषा आर्ट फॉर्म। तो ये जो फैक्ट है ये मंजूषा आर्ट फॉर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रख लेना है कि बिहुला फेस्टिवल जो है वो मंजूषा आर्ट फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। Next है the festival is associated with local folklore about Bihula, a devoted wife who prayed Mansa Devi to restore her husband's life after he was bitten by a snake। तो सावित्री की जिस तरह से कहानी है उसी तरह से यहाँ पर बिहुला जो है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और वो अपने कैसे हस्बैंड को रिस्टोर करती हैं, ये सब स्टोरी के ऊपर ये जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। गॉडेस मनसा जो है यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। तो फिर से आसान क्वेश्चन है, कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर आप थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं बिहार कल्चर के बारे में तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हर्यक वंश इन एंशिएंट बिहार। तो फिर से बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, कौन किसने एस्टेब्लिश किया है। तो बृहद्रथ की बात करेंगे तो बृहद्रथ का यहाँ पर नाम नहीं है। बृहद्रथ ने बृहद्रथ डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। इसके अलावा मौर्यन डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर हैं उनका नाम भी बृहद्रथ हुआ करता था। तो बी आंसर यहाँ पर हम हटा सकते हैं। अजात शत्रु हो नहीं सकता है, क्योंकि अजात शत्रु के बारे में पता है कि बिंबिसार के बेटे थे वो, तो वो कैसे फाउंडर हो सकते हैं उसके। और तो वैसे भी जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी ए आंसर हो जाएगा इसका बी, और डी हो नहीं सकता है क्योंकि बी और सी तो आंसर नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से ए हम लगा सकते हैं। फिर से एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन ये पूछा गया है, और ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हर्यक डायनेस्टी से क्वेश्चन है। हर्यक डायनेस्टी के बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हर्यक डायनेस्टी वाज द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ मगध अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंशा बिटवीन 544 बीसी टू 1413 बीसी। तो हर्यक डायनेस्टी मगध की तीसरी डायनेस्टी मानी जाती है।
बृहद्रथ और प्रद्योत डायनेस्टी के बाद तीसरी डायनेस्टी है जिसने मगध को रूल किया है। और जनरल जो टाइम पीरियड है वो 1544 बीसी से लेके 544 बीसी से लेके 413 बीसी तक हमें देखने को मिलता है। लेकिन टाइम को लेके बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है आपको, सोर्स टू सोर्स ये वेरी करता रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इनिशियली इनका कैपिटल जो है राजगृह हुआ करता था, लेटर इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। और उदयन जो थर्ड रूलर हैं इस डायनेस्टी के, उनके टाइम पर हमें ये जो शिफ्टिंग है वो देखने को मिलती है। और बिंबिसार के बारे में कहा जाता है दैट ही इज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, एंड बिंबिसार वाज सक्सीडेड बाय अजातशत्रु, और अजातशत्रु का सक्सेशन हमें उदयन की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये क्रोनोलॉजी हमें हर एक डायनेस्टी के बारे में देखने को मिलती है। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन और बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट जो चीजें हैं, नेक्स्ट जो फैक्ट जुड़ा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 26। तो व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो अगेन इसको जो है हम बिहार हिस्ट्री के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होता है इस क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो मार्च 1912 हो जाएगा। तो on 22nd March 1912, both Bihar and Odisha were separated from Bengal presidency and administered as Bihar and Odisha province। और बाद में बिहार जो है उड़ीसा जो है बिहार से अलग कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपने पढ़ा होगा, हमारा जो क्लासरूम लेक्चर है उसमें हमने इसको डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर उड़ीसा जो है उसको अलग प्रोविंस बना दिया जाता है और सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाता है। तो दो प्रोविंस को लेके यहाँ पर प्रोविजन दिए गए हैं कि सिंध को अलग किया जाएगा बॉम्बे से और उड़ीसा को अलग किया जाएगा बिहार से। तो उड़ीसा का जो स्टेब्लिशमेंट है वो 1 अप्रैल 1936 को हमें देखने को मिलता है। तो आंसर वुड बी सी, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा ये बिहार हिस्ट्री से। तो बिहार हिस्ट्री से आप देखेंगे कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। तो बेसिक सोर्स के साथ आपको तैयारी करनी है, बस ये शर्त ये है कि आपको बहुत डिलीजेंटली, बहुत ज्यादा जो है चीजों को रटना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है सारे, इसमें कॉन्सेप्ट का बहुत जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 27, हु हेडेड द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी अपॉइंटेड इन 1913। तो फिर से हम लोग लिस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको अलग अलग कमीशंस की, कि कौन से कमीशंस जो हैं कौन से सब्जेक्ट मैटर के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर इसकी बात करेंगे कि 1913 में इंडियन करेंसी के साथ कौन सा कमीशन बनाया गया था, रॉयल कमीशन, तो आंसर वुड बी सी, सर ऑस्टिन चैम्बरलिन इसके हेड हुआ करते थे। और अगर इस कमीशन की बात करेंगे तो इसको चैम्बरलिन कमीशन भी कहा जाता है। तो फिर से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसके साथ साथ हम एक चीज और हमें कवर करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशंस कॉलोनियल रूल में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से हो गए, चाहे वो एजुकेशन से हो गए, चाहे वो फेमाइन कमीशन हो गए, चाहे वो करेंसी कमीशन हो गए, तो वो सारे कमीशंस को जो है हमें स्टडी करना है। इसकी लिस्ट भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो इस चीज को आपको कॉम्प्रहेंसिवली कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अगर बिहार स्पेसिफिकली बात की जाए तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट्स पास किए हैं इंडिया को लेके, वो सारे एक्ट्स जो है आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि उनसे मेंस क्वेश्चन भी आता है और वहीं से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सी हो जाएगा, अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। तो अगेन इररेलेवेंट ऑप्शन है ये, बिल्कुल इररेलेवेंट ऑप्शन है और इसको बड़ी आसानी से नलीफाई किया जा सकता है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो पहला, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो लगातार 1909 के बाद हमें गवर्नर जनरल की काउंसिल का रिकंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, लगातार इंडियंस को उसमें ऐड किया जा रहा है। तो अगेन ये जो है वो तो सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर प्रोविंस से डायरकी खत्म कर दी गई थी और सेंट्रल लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। तो जो बी है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर सी की बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल इररेलेवेंट ऑप्शन है ये। और डी, प्रपोजल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये भी ठीक हो जाएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन कभी भी उसको एग्जिस्टेंस में नहीं लाया गया था, क्योंकि ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स उसके लिए राजी नहीं हुए थे, जिसके कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो सी इज दी ऑप्शन, सी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी स्ट्रगल ट्रस्ट स्ट्रगल जो है केम इनटू प्रोवियंस विद अ कॉल फॉर, किसके साथ ये जो स्ट्रेटजी है वो हमें देखने को मिलती है। तो अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, तो ये जो स्ट्रेटजी है वो गांधीयन मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई है और हर मूवमेंट के साथ ये जुड़ी हुई है ना। तो गांधीयन मूवमेंट की बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ क्विट इंडिया ही दिया हुआ है, तो बी हो जाएगा ये। लेकिन चाहे तो हम इसको डी भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर डी भी लगाएंगे तो उसको भी अपोज किया जा सकता है कि लगातार नॉन कॉपरेशन, सीडीएम और क्विट इंडिया मूवमेंट में ये जो पॉलिसी है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि पहले स्ट्रगल होगा, उसके बाद स्ट्रगल में जब एनर्जी बर्न आउट हो जाएगी तो एक ट्रस्ट का पीरियड आएगा, एक आराम करने का पीरियड आएगा, उसके बाद फिर से स्ट्रगल शुरू किया जाएगा। और जो मूवमेंट है उसको इस फेज में हमें चलाना है, पहले स्ट्रगल करना है, फिर एक आराम का फेस आएगा, फिर से स्ट्रगल को जारी रखना है। वहीं जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने इस जो फिनोमेना है इसको अपोज किया था, खासकर सीडीएम के अंदर। और उन्होंने कहा था कि ये जो स्ट्रगल ट्रस्ट स्ट्रगल की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट ना करके हमें स्ट्रगल और विक्ट्री की जो पॉलिसी है उसको अपनाना है। कि एक बार स्ट्रगल शुरू किया तो जब तक विक्ट्री नहीं हो जाती है तब तक हमें अपना स्ट्रगल जो है वो जारी रखना है। जैसे 1997 में जो स्वामी विवेकानंद है उनका एक बड़ा ही फेमस कोटेशन उन्होंने प्रेजेंट किया था लोगों के सामने, दैट तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक आपका गोल जो है वो अचीव नहीं हो जाता है। तो इस तरह से जो कोटेशन है वो हमें देखने को मिलता है, जैसे अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। तो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसी है वो स्ट्रगल और विक्ट्री की हुआ करती थी, कि एक बार स्ट्रगल शुरू हुआ तो विक्ट्री तक, जीत तक हमें नहीं रुकना है। वहीं गांधी जी की बात करेंगे तो उनकी जो पॉलिसी है वो स्ट्रगल ट्रस्ट स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड हुआ करती थी। तो अगर हमें लगाना ही है तो बी ऑप्शन जो है हम लगा सकते हैं, लेकिन डी भी लगाएंगे तो उसको भी हम कमीशन अगर इसको गलत करता है तो अपोज कर सकते हैं उसको। तो 29 का आंसर जो है वैसे बी हो जाएगा। किसी भी गांधीयन मूवमेंट अगर यहाँ पे कोई होगा तो किसी का भी हम लोग यहाँ पर नाम ले सकते हैं। तो नॉन कॉपरेशन में भी यही पॉलिसी हुआ करती थी, सीडीएम के अंदर भी यही पॉलिसी थी, और क्विट इंडिया के अंदर भी यही पॉलिसी थी। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये हो जाएगा यहाँ पे। और ये बड़ा ही जनरल सा ट्रेंड है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑप्शंस को बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं किया जाता है, जिसके कारण एक दो क्वेश्चन उनको हटाने पड़ते हैं बाद में, खासकर हिस्ट्री के अंदर। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिर से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर। और मॉडर्न हिस्ट्री से ये क्वेश्चन जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। सो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड एट मेनी प्लेसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो रियायत सरकार जो है ए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, है ना। तो चलो इसको अभी छोड़ देते हैं। प्रति सरकार सतारा, तो ये तो सबको पता होता है कि सतारा के अंदर जो है ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो विच ऑफ द नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये चीज ये भी आंसर हो जाएगा। वाई बी छवन जो है वो लीड कर रहे थे यहाँ पे इसको। प्रजामंडल की बात करेंगे तो प्रजामंडल कल्चर स्टेट जो है उड़ीसा के अंदर वो वहां पर बन गया था। वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने अपने स्टेट के अगेंस्ट यहाँ पर मूवमेंट शुरू कर दिया था, और प्रजामंडल का रूल वहां पर हमें देखने को मिलता है। जातीय सरकार तामलुक बंगाल के अंदर, तो बंगाल का जो फेमाइन आता है 1943 के अंदर, उसके बाद लगातार से जातीय सरकार जो है वो बन के लोगों की सेवा कर रही थी, लोगों को मदद कर रही थी वहां पे, और इस तरह से पैरेलल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करते हैं बंगाल तामलुक में। तो अगर ये को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो है वो इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बड़ी आसानी से आपके क्लासरूम नोट से मिल जाएगी। तो ए जो है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी बी सी डी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएंगे। या इन जगहों पर हमें जो पैरेलल मूवमेंट्स हैं, पैरेलल गवर्नमेंट है वो देखने को मिलते हैं। जैसे प्रति सरकार हो गया, तो प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है क्विट इंडिया के समय। यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट बन गया था, नेशनल गवर्नमेंट बन गया था। वाई बी छवन और नाना पाटिल जो है वो इन पैरेलल गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे। उसी तरह प्रजामंडल की गवर्नमेंट जो है तलचर स्टेट उड़ीसा के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो उड़ीसा में एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था तलचर, वहां पर प्रजामंडल जो है उसका वो नेशनल गवर्नमेंट बनाता है। उसी तरह तामलुक के अंदर जातीय सरकार का गवर्नमेंट पैरेलल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है। बंगाल फेमाइन में बहुत बुरा हाल था, वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए थे 1953 में जो ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था।
बलिया के अंदर चित्तू पांडे जो है वो लीड करते हैं पैरेलल गवर्नमेंट को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगली बार इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे पैरेलल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो फिर से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको पढ़ना है अपने नोट से, क्लासरूम नोट से। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है फिर से मगध को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी। तो बेसिक क्वेश्चन है बड़ा ही, और आप इजीली इसको बता सकते हैं कि नंद डायनेस्टी का रूल जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें एक लिस्ट देखने को मिलती है मगध की डायनेस्टी की, कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया है, उनके फाउंडर का नाम भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले बृहद्रथ डायनेस्टी, इसके फाउंडर बृहद्रथ हुआ करते थे। प्रद्योत डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी है मगध के अंदर, जिसके फाउंडर पुनिका और पुलिका हुआ करते थे। तीसरी डायनेस्टी हर्यंक डायनेस्टी है, जिसके फाउंडर बिंबिसार को माना जाता है। चौथी डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी है, जिसके फाउंडर शिशुनाग को माना जाता है। पांचवी डायनेस्टी नंद डायनेस्टी है, जिसके फाउंडर महापद्मनंद को माना जाता है। मौर्य डायनेस्टी की बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर हैं। शिशुनाग डायनेस्टी की बात करेंगे, सुंग डायनेस्टी की बात करेंगे तो पुष्यमित्र सुंग जो है वो इसके फाउंडर हैं। कन्व डायनेस्टी की बात करेंगे तो वासुदेव कन्व जो है वो इसके फाउंडर हैं। नाइन्थ डायनेस्टी जो मगध के अंदर है वो है आंध्र डायनेस्टी और सतवाहन डायनेस्टी, जिनके बारे में हमें पुराण से पता चलता है। तो बलिपुचा जो है वो इसके फाउंडर हैं। और 10वीं डायनेस्टी जो है वो है मित्र डायनेस्टी। वो यहाँ पर 10वीं डायनेस्टी 10th डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है मगध के अंदर। तो इस तरह से आपको ये जो क्रोनोलॉजी है वो याद रखना है, आखिरी रूलर का नाम भी याद रखना है और जो फाउंडर है उसका नाम भी याद रखना है। तो इस तरह से आप ये जो टॉपिक है उसको कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे, और आगे अगर कभी इससे क्वेश्चन आता है तो वो आपसे छूटेगा नहीं और आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, और ये क्वेश्चन भी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है एंशिएंट हिस्ट्री से आया था। तो एंशिएंट हिस्ट्री से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसकी अगर बात करेंगे तो इन अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस सेट अप अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया व्हिच वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान। तो यहाँ पर बताना है कि सुभाष चंद्र बोस की जो गवर्नमेंट है उसको कितनी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया था, यहाँ पे जापान को इंक्लूड करके बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग कमीशंस में आए हुए, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है और उसको कवर किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। डी वुड बी दी आंसर। और 9 स्टेट्स के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के प्रोविजनल जो स्टेट है, प्रोविजनल जो गवर्नमेंट उन्होंने बनाया है उसको एक्सेप्ट किया था, इंक्लूडिंग जापान। तो वो कंट्रीज हैं हमारे पास, जापान, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, बर्मा, क्रोशिया, फिलीपींस, मंचुको मंचुको एंड नैनकेन इन चाइना। तो इस तरह से 9 स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया था प्रोविजनल गवर्नमेंट को सुभाष चंद्र बोस के। और यहाँ पर आंसर जो है हमारा वुड बी डी 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 आंसर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ द प्रीलिम्स पेपर ऑफ बीपीएससी 70th बीपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर है उसमें हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसको हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है। उम्मीद है इससे आपको बहुत फायदा हुआ होगा, और इससे आपको फायदा तभी होगा जब आप अपना जो क्लासरूम नोट्स है उसको खोल के, या बाकी के जो सोर्स आपके पास अवेलेबल हैं उसको खोल के आप लोग यहाँ पर उस टॉपिक को कॉम्प्रहेंसिवली स्टडी करेंगे, ताकि अगर आगे वो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है उस टॉपिक से, कोई भी क्वेश्चन आता है थोड़ा बदल के भी आता है, तो बड़ी इजीली हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह हम इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ेंगे और आप लोग डिसिप्लिन वे में इसके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि बिना एनालिसिस के आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों से पीछे छूट जाएंगे। हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट का जो कंडक्ट है वो एनालिटिकल होना चाहिए। वहां पर रटने के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ हमें एनालिटिकल भी होना पड़ेगा, अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पीवाईक्यूज जो है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एनालिसिस करने का काम हमारा है, आप लोग हमारे साथ चलेंगे, यहाँ पे हम लोग कंधे से कंधा मिला के इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एग्जामिनेशन हॉल से बड़ी खुशी के साथ, बड़ी एक प्रसन्नता के साथ निकलें, और इस एग्जाम में हम सारे लोग जो हैं सफल हो पाएं। और उस यही आशा के साथ ये जो सीरीज है उसको हमने यहाँ पर शुरू किया है। तो पूरी डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्जाम के अंदर, अभी जुड़ जाना है, और एनालिसिस बेसिस पर हमें अपना जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाना है।
सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर। बाकी का जो डिस्कशन है, बाकी का जो एनालिटिकल पार्ट है, बाकी का जो एनालिसिस है, हम लोग सब्सिक्वेंट लेक्चर में करते रहेंगे, रेस्पेक्टिव लेक्चर्स में करते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर।